हेलो DECE लर्नर कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका थर्ड एग्ज़ाम है 03 DECE 03 एग्ज़ाम जो लास्ट में होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन हिंदी। मतलब कि यह प्लेलिस्ट तो है हिंदी के बारे में, लेकिन मैं साथ साथ आपको इंग्लिश के टॉपिक हैं, मतलब कि इनकी इंग्लिश भी करवाता रहता हूं ताकि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में परफेक्ट से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। सो इसकी शॉर्टकट फॉर्म कहें तो क्या होती है, ECCE। एग्ज़ाम में शॉर्टकट ऐसे पूछा जाता है कि इसका कंसेप्ट बताएं या इनकी विशेषताएं बताएं या ये कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था उनके बारे में विचार करें। सो हम अब जानेंगे कि क्या होता है हमारा ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सो हमारे पास है ECCE कार्यक्रम। फुल फॉर्म मैंने पहले भी बता दी है कौन सी होती है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी बचपन की देखभाल और शिक्षा। यह कब होंद में आई, कहते कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा 1986 यानी कि 1986 में यह होंद में आई। ओरिजिनल रूप में इसको क्या है, स्वीकारा गया। आगे हमारे पास एक समग्र विकास की अवधारणा, मतलब कि है बच्चों को कैसे हमने विकास की ओर लेकर जाना है उसके बारे में यह हमें बताते हैं। आगे है हमारे पास इसमें बच्चे की उत्तरजीविता वृद्धि और सर्वांगीण विकास की बात, हम बात करें वृद्धि की कि बच्चे की वृद्धि कैसे होनी है। यह इसका मतलब क्या हुआ, सर्वांगीण मतलब कि सभी अंगों का विकास, चाहे वो उनका कॉग्निटिव विकास मतलब कि मानसिक विकास हो, चाहे वो फिजिकल उसका शारीरिक विकास हो, चाहे वो उसका लैंग्वेज भाषाई विकास हो। सो हम इसी कार्यक्रम में इसी के बारे में ही सबसे पहले जानेंगे। सो लर्नर अब हमारे सामने है, कहते कि समय समय के साथ अलग अलग स्थितियों व परिवेशों में किए गए अनुसंधानों द्वारा निम्न तथ्य उभरे हैं। कौन कौन से तथ्य उभरे हैं, निम्न न्यू जो है तथ्य हैं वो हमारे सामने आए हैं। कहते कि वस्तुएं और लोगों के साथ अंतःक्रिया करते हुए क्या है, बच्चे सीखते हैं। इसी माध्यम में उनका क्या होता है, विकास होता है। एक स्वस्थ माहौल, उपयुक्त स्थान व सामग्री और खेलने के लिए समय वो ऐसे वयस्क जो सीखने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं और संबंधों को पोषित करते हैं। यह सब विकास के लिए क्या है, अनिवार्य है। मतलब कि बहुत ही जरूरी है विकास के लिए कि बच्चे जो हैं स्वतंत्र रूप से खेलें और क्रियाएं करें। आगे हमारे पास बच्चों के विकास के प्रति हमारा एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए कि बच्चों का हमने विकास करना है। सो ऐसी हमारी एक अप्रोचेस होनी चाहिए। कहते क्योंकि शारीरिक मानसिक सामाजिक भावात्मक पहलू परस्पर क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमने बच्चे ने कोई चीज़ ना सीखी और हम उसको क्या है झिड़क कर सिखाएंगे। सो बच्चा क्या है हीनता का शिकार हो सकता है। क्यों, क्योंकि यह जो विकास के पड़ाव हैं ये बच्चे में आपस में संबंधित होते हैं, चाहे वो मानसिक है, सामाजिक है, भावात्मिक है। सो इसीलिए एक पर अगर फर्क पड़ता है तो बाकी भी जो विकास के क्षेत्र हैं उन पर भी इसका फर्क पड़ेगा। आगे हमारे पास कहते कि अतः बच्चों के साथ जो भी कुछ घटित होता है, मतलब कि बच्चों के साथ जो भी कुछ घट जाता है, घटना या कोई अच्छी घटना मतलब कि अच्छा हो जाना, कहते कि वह हर क्षेत्र में उसके विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। मतलब कि बच्चे के साथ अच्छा या बुरा कुछ भी हुआ तो बच्चों के विकास को, अगर अच्छा हुआ तो बच्चे उसको नॉलेज को गेन करेंगे और अगर बुरा हुआ तो बच्चे क्या है, हीनता का शिकार हो सकते हैं। कहते कि सीखने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित हों। मतलब कि पूर्ण रूप में क्या है, बच्चे ये एजुकेशन जो है हमारी या कुछ सिखाने के ढंग है वो कौन से होने चाहिए, बच्चे सक्रिय हो, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए। आगे हमारे पास कहते कि उनको खेलने व चीज़ों को आजमाने
मतलब कि यह बच्चे को हमने खोज की विधि में बच्चा खुद करके देखे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग मतलब क्या हुआ कि बच्चा जो है करके सीखे, कोई भी काम है उसको करके सीखे। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित ईसीई कार्यक्रम चलाना क्या है, आवश्यक है। इन कार्यक्रमों का बच्चों के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी कि एक समग्र अप्रोच होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि जो हमारा ईसीसीई कार्यक्रम है वो क्यों शुरू किया गया और कब शुरू किया गया। शुरू की बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि वो किया गया था 1986 में, यानी कि 1986 में। यह एग्ज़ाम में पेपर आने की फुल संभावना है। आ गया हमारे पास परीक्षा में, यह पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि ईसीसीई की आवश्यकता और महत्व, कि इसको बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास, अगर हम बात करें कि ईसीसीई पाठ्यक्रम है जो हमारा राज्य के आधार पर, हम पंजाब में रहते हैं तो हमारे राज्य का जो आधार है ईसीसीई का, वहाँ पर विकास के कौन से क्षेत्र होते हैं। सो वो होते हैं 5 क्षेत्र होते हैं जो निम्न है, मतलब कि नीचे लिखे गए हैं। कौन कौन से हैं? वो है शारीरिक विकास। कौन सा विकास? शारीरिक, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। बुद्धिक विकास, बौद्धिक विकास कौन सा होता है? कोग्नेटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा भाषा का विकास, जिसे हम भाषाई विकास कहते हैं, कौन सा? लैंग्वेज डेवलपमेंट। आ गया हमारे पास सामाजिक एवं भावात्मक विकास। सामाजिक हमारा सोशल विकास, भावात्मक हमारा कौन सा हो जाएगा? इमोशनल विकास। और नाल ही हमारे पास रचनात्मक विकास, कौन सा? क्रिएटिविटी। सो ये है हमारा रचनात्मक, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से विकास कार्य हैं जो राज्य सरकार ईसीसीई के दौरान अपनाती है। सबसे पहला है हमारा शारीरिक विकास। सो आपने कहाँ पर कार्यक्रम करना है, मतलब कि अपनी सेवा कहाँ पर निभानी है, हम जानते हैं आंगनवाड़ी सेंटर पर। सो आपको पता होना चाहिए कि शारीरिक विकास है वो कैसे होता है, उसके लिए कौन सा भोजन जरूरी है। हम पढ़ चुके हैं 02 एग्ज़ाम में कि कौन सा भोजन किस अवस्था के लिए जरूरी होता है। सो हमारे पास है, कहते कि बड़ी एवं छोटी मांसपेशियों का विकास शारीरिक विकास का क्या है? मुख्य लक्षण है, मतलब कि मेन लक्षण, मेन मोटिवेट क्या है? मेन क्या है कि बच्चे का छोटी एवं बड़ी जो मांसपेशियां हैं उसका क्या करना है? विकास में। अगर हम बड़ी की बात करें, सो बड़ी मांसपेशियों के विकास में चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना, ऊंचा उछलना की क्षमता जो है दिखाई देती है। और अगर हम छोटी मांसपेशियों की बात करें तो वहाँ पर कौन सा दिखाई देती है? पकड़ना, लिखना, उठाना, रखना। यानी कि ऐसी एक्टिविटी बच्चे को छोटी मांसपेशियों को ग्रोथ करवाने के लिए करवाएं कि बच्चे के छोटे छोटे जो अंग हैं, यानी कि इसे क्या कहा जाता है? फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल, एफएमएस से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो बच्चे को क्या हो जाए, उसके जो छोटी मांसपेशियां हैं उनका ठीक ढंग से विकास हो पाए। अगर मैं बात करूं कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, सो पहले है राइटिंग। नेक्स्ट है कोई भी उसको छोटे मोटे काम, जैसे वो जो होती हैं सिलाई कौन सी होती है? जिससे उनको बुना जाता है। ठीक है, सो वो बच्चे को हाथ हिलाना आप सिखा सकते हैं कि कैसे छोटी छोटी सिलाइयाँ जो हैं वर्क करती हैं। सो सबसे पहले हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो हमारी सिलाइयाँ हैं वो नुकीली ना हो, ताकि बच्चे को कहीं लग ना जाएं। और अगर हम बड़ी की बात करें, बड़ी मांसपेशियों का विकास, सो बड़ी को हम क्या बोलते हैं? बड़ी को हम बोलते हैं
ग्रोस मोटर स्किल। सो ग्रोस मोटर स्किल से क्या है, हम जानेंगे कि बच्चे ने कैसे कैसे जो है बड़ी मांसपेशियों का चलकर दौड़कर कूदकर जो है अपना विकास जो शुरू कर दिया है। उपयुक्त हमें दिखाई गई हैं जो गतिविधि आप करा सकते हैं। टनल यानी कि सुरंग का खेल, जो बच्चे को कैसे, जो बच्चा छोटा रिड़ रिड़ कर जाएगा सो बच्चे का क्या होगा, शारीरिक विकास होगा। अगर हम चाहें कि बच्चे का बौद्धिक विकास हो यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, वो कैसे होगा, कहते कि इसके अंतर्गत समस्या सुलझा पाना, यानी कि बच्चा जब लॉजिक माइंड से सोचना शुरू कर देता है, निरीक्षण और विचार करके चीज़ों के गुणों को जानना, मतलब कि वो खुद निरीक्षण कर सकता है और विचार कर सकता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बुरी है। स्मरण की शक्ति बढ़ाना, वर्गीकरण कर पाना। वर्गीकरण मतलब क्या है, अगर बच्चे को हमने चावल दे दिए, ठीक है, राइस जो दे दिए, और बच्चे को हमने गेहूं दे दी यानी कि वीट दे दी। बच्चे को हम अगर कहें कि दोनों को अलग अलग करें और इसमें क्या अंतर है, बच्चा हमें बताएगा कि जो ब्राउन कलर की है वो कौन सी है, वीट है यानी हमारी कणक है, और जो वाइट कलर के हैं वो क्या है, राइस हैं। ऐसा वर्गीकरण जो बच्चे की क्षमता में अगर पाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक विकास जो है वो होना शुरू हो गया है। आगे है घटनाओं के क्रम से सजा पाना। मतलब कि बच्चा जब लड़ता है तो बच्चे को अगर सजा मिलती है, अगर बच्चा इसको एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने वो गलत कार्य किया और मुझे उसी का दंड मिला है। अगर बच्चे ने ईंट को मारा हो सकता है वो ईंट उसी के पैर पर ही लग जाए। बच्चे को यह माइंड होना चाहिए कि बच्चा जो है वो खुद को ईंट से पीट नहीं रहा, मतलब उसने ईंट को मारा है तभी ईंट उसकी पैर पर या बाजू पर आकर लगी है। मेरी बात समझ में आ गई कि बच्चा जो है सजा को सहने के योग्य हो जाता है। आगे है कहते कि यही क्या होते हैं, यह होते हैं लक्षण बौद्धिक विकास के यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। अब हम आगे जानते हैं। आगे है हमारे पास भाषाई विकास यानी कि भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। कहते कि विकास के इस क्षेत्र में बच्चों में सुनने, समझने और समझकर प्रतिक्रिया देने की क्षमता दिखाई देती है। शब्दों की पहली ध्वनि को पहचान पाना कौन सी होती है, माँ, पा, दा, ना, यह बच्चा क्या है छोटा बोलने लग जाता है। लिखे हुए अक्षर पर सही रूप से कलम चलाना, मतलब कि ऐसे ऐसे डॉट लगाकर हम बच्चे को बताते हैं कि कैसे जो है ABC ऐसे हमने डालनी है, तो बच्चे क्या हैं वो डॉट्स को आपस में मिलाते हैं और बताते हैं कि कैसे जो है नया अक्षर बनेगा। इससे क्या होता है, बच्चे का भाषाई विकास होता है। मैं आपको मेन बता दूं कि सबसे पहले बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, फिर बच्चे लैंग्वेज में क्या सीखेंगे, लिसनिंग करना यानी सुनना सीख जाएंगे, फिर वो स्पीकिंग करना उसका रिप्लाई देंगे, बोलना सीख जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रीडिंग उसको पढ़ना सीख जाएंगे, फिर क्या करेंगे बच्चे, राइटिंग करना, मतलब कि बच्चे लिखना सीख जाएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले बच्चे में लिसनिंग आएगी, फिर स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग और उसके बाद क्या आएगी, राइटिंग आएगी। हम आगे जानते हैं। आगे है हमारे पास सामाजिक भावात्मक विकास यानी कि समाज से जुड़ा हुआ और उसके इमोशंस से जुड़ा हुआ विकास। सबसे पहले जो सामाजिक विकास है वो शुरू कहाँ से होना है, घर से शुरू होना है। घर से अगर बात करें तो माँ बाप से शुरू होकर और आस पड़ोस में पीयर्स ग्रुप में जब जाएगा बच्चा तो उसका विकास शुरू होगा। कहते कि समाज में अर्थात घर, केंद्र और समुदाय में सामंजस्य बनाकर अपनी भावनाओं पर उचित नियंत्रण रखने की क्या करता है, क्षमता होना। ठीक है, मतलब कि कहाँ से शुरू हुई घर से। अपनी भावनाओं को
नियंत्रण रखना मतलब काबू में रखना। बच्चा सीखता है सबसे पहले घर से, फिर केंद्र में जाता है यानी आंगनवाड़ी सेंटर में जाता है, समुदाय में, अपनी सोसाइटी के संपर्क में आता है। कहते कि इसके अंतर्गत बच्चों द्वारा नियम एवं दिनचर्या का पालन करना सीखने की उत्सुकता, मतलब कि कैसे दिन को अपने को स्पेंड करना है, कौन कौन से नियम अपनाने हैं और कौन कौन सा बच्चों ने कार्य करना है। कहते कि नई चीज़ों को समझने एवं प्रयोग करने की इच्छा, बच्चों में कौन सी भावना होती है इसमें, नई चीज़ों को समझना और उसको प्रयोग करना। अपनी ज़रूरतों को बोल पाना कि बच्चे को कौन सी नीड है उसके बारे में बोल पाना। ध्यान पूर्वक सुनने की क्षमता, मतलब क्या है कि बच्चे आपकी बात को पूरे ध्यान से, पूरे फोकस के साथ उसको सुने, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता। नेक्स्ट है समन्वय कार्य कर पाना, बच्चे खुद कार्य कर पाएं। यह कौन सी होती है, हमारी सोशल और भावात्मक विकास की कुंजी यानी कि की होती है, चाबी होती है उसकी। कहते कि बिना घबराहट के विद्यालय में रह पाना, मतलब कि बच्चे सबसे पहले छोटे छोटे रोते ही आते हैं, लेकिन जब उसका भावात्मक विकास होने लग जाता है, पता है कि यहाँ पर मुझे खाने को भी मिलेगा। छोटा बच्चा जो है सबसे पहले क्या बोलेंगे कि वो लालची होता है, इसीलिए उसको खाने को दिया जाता है या खेलने को दिया जाता है। तो बच्चा क्या है बिना घबराहट के विद्यालय में आना शुरू कर देगा। और प्रश्न आदि पूछना, मतलब कि पूछेगा कि वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, हम कल क्या खाएंगे, घर छुट्टी कब होगी, इसके बारे में अगर पूछता है बच्चा तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का जो है भावात्मक विकास अच्छे से हो रहा है। आगे है हमारे पास रचनात्मक विकास यानी कि क्रिएटिविटी। कहते कि बच्चों में रचनात्मक विकास के लक्षण तब दिखाई देते हैं जब वह अपनी कल्पना, मतलब क्या सोच रहे हैं, और अनुभव से किसी भी नई चीज या वाक्य की क्या करते हैं, रचना करते हैं। मतलब कि नई चीज को क्रिएट करना, मतलब क्या उसमें क्रिएटिविटी की भावना आती है। सो हम कह सकते हैं कि ऐसे हम बच्चों में विकास के पड़ाव लाकर बच्चों का अच्छे से विकास कर सकते हैं कि बच्चा जो नई नई चीज़ें सीखे और नई चीज़ों की रचना करे। जैसे हमने बच्चे को कोई भी नया कार्य दे दिया, बच्चे ने वह कार्य आपकी हेल्प से किया, वहाँ पर आपने क्या की, बच्चे की हेल्प कर दी। लेकिन अगर कार्य वो घर से नए कार्य कर या आपके केंद्र में नया कार्य करेगा तो बच्चे में क्या हम कहेंगे रचनात्मक विकास है जो वो हो रहा है। आगे है हमारे पास, यह तो हमने पढ़ा कि हमने इंडिया में या हमारे राज्य में ईसीसीई के बारे में, यह हमारे पास अगर प्रश्न आ जाए कि विदेशों में चल रहे कुछ ईसीसीई कार्यक्रमों का विश्लेषण कीजिए, सो हम करेंगे। कैसे करेंगे वो हम आगे जानते हैं। सो सबसे पहले है हमारे पास थाईलैंड की बात कर ले हम। थाईलैंड क्या है, कहते कि यहाँ पर गरीबी से, पोषण से और शिक्षा से निपटने के लिए क्या किया गया, ईसीसीई को शुरू किया गया। सो यहाँ पर क्या है, जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पर गरीबी को दूर करने के लिए, पोषण की कमी को दूर करने के लिए, शिक्षा की नीति को लाने के लिए ऐसे क्या है प्रयत्न किए जाते हैं। सो सबसे पहले थाईलैंड ने इसको शुरू किया था कि हमारा जो है स्वास्थ्य सेवा है, यानी कि हमारी जो फिजिकली हेल्थ है, प्राइमरी हेल्थ केयर, पोषण, शिक्षा पूर्वक वृद्धि, इसको क्या है हम विकास की ओर लेकर जाएंगे। सो यह कार्यक्रम किसने शुरू किया था, यह किया था थाईलैंड में, थाईलैंड की सरकार ने। नेक्स्ट है हमारे पास नेपाल। नेपाल में यह प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट जो है शुरू किया गया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कहते कि यह वर्तमान योजनाओं से संबंधित है और ग्रामीण निर्धनों की जरूरतों के प्रति एक रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रकट करती है। मतलब कि है कि जो हमारे ग्रामीण निर्धन होते हैं, मतलब कि जिनके पास मनी की प्रॉब्लम होती है, उनकी हेल्प के लिए इसको शुरू किया गया। कहते कि एंट्री पॉइंट
स्त्रियों को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने को भी समय देता है। मतलब कि जो स्त्रियां हैं वो घर का गुजारा कैसे करें और गुजारे में आर्थिक जो फिनेंशियल हेल्प है वो कैसे करें, वह भाग्य जो है इसमें शामिल किए गए थे। और हमें देख लेते हैं कि कौन कौन से नेपाल में दिखाए गए हैं। आगे हमारे पास साथ ही साथ बाल देखभाल के लिए सामूहिक उत्तरदायित्वों को संगठित करने की भी क्या करता है, कोशिश करता है। सबसे पहले तो स्त्रियों के बारे में बात करता है, फिर क्या कहते हैं, बाल देखभाल के लिए, मतलब कि छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए कहते हैं कि स्त्रियां समव्य को 5 या 6 स्त्रियों के छोटे समूह में बांट लेती हैं और बारी बारी से प्रत्येक स्त्री अपने घर पर 1 हफ्ते तक बच्चों की क्या करती हैं, देखभाल। मतलब कि अगर स्त्रियां काम करने चली गई तो उनके जो पीछे बच्चे हैं उनको कैसे संभाल पाएंगा। सो नेपाल प्रोजेक्ट एंट्री में यह शुरू किया गया कि जब बच्चों की माताएं काम करने के लिए बाहर जाती हैं तो बच्चों का पालन पोषण किसी एक बच्चे की माँ उन सभी बच्चों को देख रेख करेंगी। ऐसे वो टाइम बांट लेती हैं कि एक एक हफ्ते के लिए कौन कौन सी महिला ने घर रुकना है और कौन कौन सी महिला ने जो कार्य करने जाना है। यह क्या है, एक सफल प्रयत्न है। इससे क्या है, उनका आपस में कोऑपरेट हो जाता है और अच्छे से काम भी हो जाता है और बच्चों की देखभाल भी हो जाती है। आगे है हमारे पास पेरू में पेरू प्रोग्राम ऑफ इनिशियल एजुकेशन। ठीक है, यह प्रोग्राम एक विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया था जिसके स्वयं सेवकों ने पोषण शिक्षा और 3 से 5 साल की आयु के बच्चों के लिए दोपहर पूर्व अल्पाहार बनाने की योजना बनाई। इस काम के लिए पहाड़ी प्रदेश के गांव चुने गए। कौन से प्रदेश के, पहाड़ी प्रदेश के। नेक्स्ट है, कहते कि यहाँ शिशु मृत्यु दर 150 से ऊपर थी। इस शुरुआत में अनौपचारिक शाला पूर्वक केंद्र का एक मॉडल उभर कर आया। सरकार ने इस मॉडल का विस्तार किया। प्रत्येक बालघर में लगभग 30 बच्चे होते हैं। माताएं बारी बारी से सुबह का अल्पाहार बनाती हैं। शाला पूर्वक अध्यापक को इसे एनिमेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, शाला पूर्व अध्यापक को इसमें एनिमेटर कहते हैं। इसे प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या और सामग्री प्रदान की जाती है। मतलब कि जो एनिमेटर है उसको क्या प्रदान की जाती है, प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या और सामग्री। मतलब कि कैसे पढ़ाना है, कौन सा उनका सिलेबस होगा। कहते कि उसकी गतिविधियों का आवधिक जो है प्रशिक्षण होता है। साथ ही उसे यह समझाया जाता है कि उसे बच्चों के साथ किस प्रकार क्रियाएं आयोजित करनी है। सो यह थी पेरू में शुरू की गई। मतलब कि पेरू में मृत्यु दर शिशु की ज़्यादा थी, इसीलिए वहाँ पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया, एक एनिमेटर का निर्माण किया गया। मतलब कि एक एनिमेटर बनाया गया, उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाई देनी शुरू की गई और उनको बताया गया कि कैसे कैसे पढ़ाना है, कौन कौन सी एक्टिविटी, कौन कौन सा पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम कौन कौन सा होगा। और साथ में किसी बच्चों की माताएं ऐसे करती थी कि उन्होंने डे बाय डे रखे कि इस दिन किसने भोजन देना है और इस दिन किसने भोजन देना है। सो यह प्रोग्राम था पेरू प्रोग्राम ऑफ इनिशियल एजुकेशन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किंडरगार्टन की संकल्पना को संक्षेपित में लिखिए अथवा फ्रोबेल के अनुसार किंडरगार्टन क्या विशेषताएं हैं। सो मैं बता दूं कि किंडरगार्टन हम किसे बोलते हैं, ये हमारी होती है केजी क्लासेस। सो हम इसको क्या बोलते हैं, एलकेजी भी होती है हमारे यहाँ, और कौन सी होती है, यूकेजी भी होती है, यूकेजी। लोअर किंडरगार्टन हम बोल देते हैं, और कौन सा बोलते हैं, अपर किंडरगार्टन। सो इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। सो लर्नर, आप सबसे पहले फ्रोबेल के दर्शन करो। ये थे हमारे फ्रोबेल जिन्होंने केजी की शिक्षा को सबसे पहले लागू किया। हम जान लें कि किंडरगार्टन थे, इनका मतलब क्या था। इनका शाब्दिक अर्थ है जो वो था बच्चों का बगीचा या बालवाड़ी या बाल उद्यान, यानी कि बच्चों का गार्डन। इसे हम क्या बोलेंगे, किंडरगार्टन।
जन्मदाता कौन थे? फ्रेडरिक विलियम अगस्त फ्रेबेल। ये कौन से थे? शिक्षा शास्त्री फिलोसफर कौन से थे? तो यह थे एक जर्मन के, और इनका बताया है टाइम पीरियड कि कब से लेकर कब तक के थे। ये थे 1782 से 1852 तक। नेक्स्ट है इन्होंने कब शुरुआत की थी? तो इन्होंने शुरुआत की थी, एग्जाम में पूछ सकता है कि 1837 में सबसे पहले की थी। और कहाँ की थी? तो की थी ब्लैंकेवनबर्ग नामक जगह है, यहीं पर की। नाम क्या दिया था? तो क्या दिया था? किंडरगार्टन। और यह स्वतंत्र रूप में कब होंद में आया? तो वो आया 1840 में। प्रथम स्कूल जो हैं वो कहाँ और कब बने? वो थे 1817 में। और कहाँ पर थे? यह थे किल्हाऊ नामक जगह पर। हम जान लेते हैं कि ये स्कूल कौन से होते हैं। ए स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन एज्ड फ्रॉम अबाउट 3 to 5, यानी कि 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों का स्कूल क्या कहलाता है? यह कहलाता है किंडरगार्टन। सो आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि किंडरगार्टन क्या होता है। सो लर्नर, यह हमारे सामने फ्रोबेल के अनुसार कहते कि उस अवस्था में, यानी कि बाल्यावस्था की बात करते हैं, कि खेल मानव की विशुद्धतम सर्वार्धी आध्यात्मिक क्रिया है। खेल वर्ष, ये स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है। कहते कि स्वतंत्रता, संतोष, आंतरिक एवं बाहरी शांति, मतलब कि बच्चे को यहाँ पर स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है, संतोष में होना चाहिए, और उनको कौन कौन सी शांति मिलनी चाहिए? आंतरिक और बाहरी। आंतरिक कैसे मिलेगी? बच्चे को आज़ाद कर बच्चे को स्वतंत्र जब हम रखेंगे। और बाहरी कब मिलेंगी? जब बच्चे को हम खोज, यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड से बच्चे को पढ़ाएंगे, तो बच्चे क्या हैं? बाहरी शांति ले सकेंगे। आगे है, कहते कि यह सभी इच्छाइयों का स्रोत है। इस प्रकार उनके द्वारा बताए गए किंडरगार्टन में निम्नलिखित बातें जो हैं शामिल की गई हैं। कहते कि जो सभ्य विकास के लिए क्या है? महत्वपूर्ण माना गया है। प्रकृति का अध्ययन, मतलब कि प्रकृति, बच्चे को नेचुरल के बारे में पढ़ाएं। कहते कि जिसे फ्रोबेल उन्नत कारक मानते हैं, मतलब कि उन्नति कारक क्या होते हैं? बच्चों की इससे उन्नति होती है। वहीं क्या कौन से फैक्टर होते हैं? ये हमारी विक्ट्री के फैक्टर होते हैं, हमारी जीत के, हमारी तरक्की के, हमारे डेवलपमेंट के, हमारी उन्नति के कारक होते हैं। आगे कहते हैं कि विभिन्न कार्यों का अभ्यास, विशेष रूप से बागवानी का, जो चरित्र निर्माण में क्या है? सहायक होता है। कहते कि विशेष खेल व गीत जो सीखने की क्रिया, यानी कि शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हुए निर्माण कार्य, मतलब कि हमने बच्चे को जो निर्माण की ओर लेकर जाना है, हम अलग अलग तरह की क्रियाएं करवाएंगे, और बच्चे का जो है अच्छे से बागबानी के, यानी कि अगर हम बच्चे को समझ लें कि हम पौधा लगा रहे हैं, हम उसके माली हैं, हमने ही उसको पानी देना है, हमने ही उसकी देखरेख करनी है। सो फ्रोबेल इस टाइप की जो है अपनी एक सेटलमेंट सोच कर गए थे कि ये हमारे पौधे ही होते हैं जिनको हमने सींचना है अपनी इच्छाइयों के साथ, और अच्छी एजुकेशन के साथ इनके जो है बड़े होने के लिए हमने हेल्प करनी है। टैगोर द्वारा सुझाई गई शिक्षक की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। सो हम बहुत ही महान शख्सियत के बारे में अब जानने वाले हैं कि टैगोर जी ने शिक्षक के बारे, एक टीचर, एक अध्यापक का जो थी उसके बारे में क्या क्या समझाया। सो अब हम जानते हैं। सबसे पहले है हमारे पास DEC लर्नर। सबसे पहले तो आप उनके दर्शन कीजिए। जे हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। इनका एक बहुत ही प्रचलित जो विचार था वो आप जानिए। कहते कि पंखुड़ियाँ तोड़कर आप फूल की खूबसूरती नहीं इकट्ठा कर सकते, यानी कि आप किसी के रास्ते में कांटे बिछाकर मंजिल को हासिल नहीं कर सकते, मतलब कि किसी को उजाड़ कर जो है मंजिल को हासिल नहीं किया जाता।
सो यह इनकी बातें जो हैं बहुत ही डेप्थ में जानने वाली हैं। सो हम आगे इनकी थ्योरी के बारे में जानते हैं। सो लर्नर, अब हम जानते हैं सबसे पहले हमारे पास इनके एजुकेशन थॉट, ठीक है, शैक्षिक जो थे इनके विचार, उनके बारे में जानते हैं। यह है आधारभूत, कहते कि सिद्धांत इनके निम्नलिखित हैं, यानी कि शिक्षा का समुदाय जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, कि हमारी जो शिक्षा है वो उसका संबंध हमारे सोशल नेटवर्क के साथ कायम होना चाहिए। आगे है हमारे पास बालक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। सो बालक जो है अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकता है अगर वो मदर टंग में अपनी मातृभाषा में अगर सीखता है। तो जैसा कि हम जानते ही हैं, सबसे पहले हम अपनी मातृभाषा ही सीखते हैं, यानी कि हम लैंग्वेज डेवलपमेंट है हमारा, जो भाषाई विकास है वो हमारे घर से शुरू होता है। इसीलिए जो बच्चा पकड़ में आता है, मतलब कि अच्छे को जानने की पकड़ में, तो कहाँ से आएगा वो? मातृभाषा से, ठीक है। आगे हमारे पास कहते हैं कि शिक्षा सजीव एवं गतिशील होनी चाहिए, मतलब कि यह शिक्षा में क्या है, परिवर्तन होना चाहिए। यह नहीं है कि किताबों से क्रैमिंग कर ली, रट्टे मार लिए और उसको जाकर एग्ज़ाम में लिख दिया। सो गतिशील होना चाहिए, मतलब कि हर एक जो है टाइम टू टाइम यह चेंज होनी जानी चाहिए, ताकि बच्चा जो है बोर ना हो सके। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि प्रकृति के संपर्क में रहने के साथ साथ बालिका को सामाजिक संपर्क स्थापित करने के लिए अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, यानी कि बच्चा जो है प्रकृति की गोद में रहे, मतलब कि वो नेचुरल के साथ, नेचर के साथ क्या है, जुड़ा रहे, और साथ ही है वो सामाजिक संपर्क को स्थापित करते हुए अपनी जो प्रकृति है उसको अपने अकॉर्डिंग किया ढाल ले, ठीक है। कहते कि ताकि उनमें स्वशासन एवं समाज सेवा के भाव जो हैं विकसित हो, मतलब कि बच्चे में समाज की, सोशल की जो सर्विस है, सेवा है, उसके भाव हैं उसके अंदर विकसित होने जरूरी हैं। नेक्स्ट है बालकों में संगीत, अभिनय तथा चित्रकला की योग्यता का विकास करना चाहिए। सो टैगोर जी अब हमें आगे क्या बताते हैं कि बालकों को जो संगीत है, संगीत अब कैसे सीखेगा बच्चा? तो बच्चा सीखेगा पोएम से, ठीक है। सबसे पहले बच्चे को हम पोएम सुनाएंगे, यानी कि बच्चा लिसनिंग करेगा, फिर क्या है, स्पीकिंग आएगी उसमें, ठीक है, वो क्या है, बोलना शुरू कर देगा। आगे है हमारे पास कहते कि जन सामान्य को शिक्षा देने के लिए देशी प्राथमिक पाठशालाओं को पुनर्जीवित करना चाहिए। मतलब क्या है कि जो प्राथमिक, पहली जो हमारी फर्स्ट पाठशालाएं हैं, यानी कि हमारी आंगनवाड़ियाँ जहाँ केंद्र हैं, वहाँ पर क्या है, पुनर्जीवित, उनको क्या है, समय समय पर न्यू रेनोवेट करना चाहिए, ठीक है, कि उनका जो विकास है निरंतर चलता रहे। आंगनवाड़ी सेंटर हैं जो वो बंद ना हो। आगे कहते हैं टैगोर जी, हमें कहते हैं कि शिक्षा को पूर्व मानव के रूप में विकसित करना चाहिए, कि जो शिक्षा है उसको पूर्व मानव के लिए विकसित करना चाहिए। और यह क्या बताना चाहते हैं, यह चाहते हैं कि जो शिक्षा है वो बच्चे के लिए है, ठीक है, शिक्षा है बच्चे के लिए, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है, ठीक है। इस बात को किसने कहा था? टैगोर जी ने कहा था। आगे हमारे पास टैगोर ने बालकों के उत्तम विकास के लिए पाठ्यक्रम में विषयों के साथ साथ कुछ पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जो पाठ्य यानी कि आपका जो सिलेबस है, करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उससे संबंधित क्रियाएं हैं जो वो करानी चाहिए। सो वो कौन सी क्रियाएं हैं? वो हैं हमारी निम्नलिखित, हम नीचे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले विषय, यानी कि आपका सब्जेक्ट, किस किस सब्जेक्ट में जो बच्चे को एक्टिविटीज़ यानी कि क्रियाएं करवानी चाहिए। सबसे पहले हमारा इतिहास, जिसको हिस्ट्री कहा जाता है। आगे हमारे पास भूगोल, ठीक है, भूगोल का मतलब जियोग्राफी, विज्ञान यानी कि साइंस। नेक्स्ट है प्रकृति विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस। साहित्य हमारी जो लिटरेरी है, ठीक है, कि वो कहते हैं कि इन विषयों में बच्चे को क्या है, क्रियाएं आयोजित करवानी चाहिए। नेक्स्ट है वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं उसके बारे में हम जानते हैं। सो वो कहते हैं कि जो क्रियाएं हैं आपकी नेचर के साथ जुड़ना है तो कहाँ पर करनी होगी? बागवानी में, ठीक है, बागवानी यानी कि गार्डन। ब्राह्मण यानी कि आपका जो आह्लाद वाला है। अभिनय मतलब
खुद को तो समझना ही समझना है, आगे वाले पर्सन को भी समझना है। ऐसी क्रियाएं हों, ड्राइंग की यानी कि चित्रकला, क्षेत्रीय अध्ययन यानी कि आपका जो एरिया है उसके बारे में जानना, प्रयोगशाला कार्य जैसे हमारे पास साइंस लैब होती है वैसे ही छोटी मोटी आंगनवाड़ी में ऐसी लैब हो कि बच्चे जो हैं अच्छे से ठीक ढंग से प्रयोगशाला यानी कि अपने प्रैक्टिकली वर्क को जान सकें। अजायब घर के लिए वस्तुओं का संग्रह है, मतलब कि एक आंगनवाड़ी सेंटर में आपने छोटा सा ऐसा एनवायरनमेंट पैदा कर देना है कि वो बच्चे को लगे कि यह अजायब घर है, और वस्तुओं का संग्रह, वहाँ पर वस्तुओं को क्या है इकट्ठा कर देना है। मौलिक रचना जो आपकी मॉरल क्रिएटिविटी है, ठीक है, उसके बारे में क्या है क्रियाएं जो आपने करवानी है। अन्य क्रियाएं यानी कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आप बच्चों को क्या कराएंगे, खेल कूद आप ग्राउंड में लेकर जाएंगे। समाज सेवा जैसे एनसीसी या एनएसएस के कैंप लगते हैं समाज के लिए, समाज के अच्छे के लिए, जागरूकता के लिए हम वो क्या होते हैं माटो या फिर बैनर लेकर एक रैली टाइप निकालते हैं शहर या विलेज में, ठीक है। सो उसके बारे में नेक्स्ट हमारे पास छात्र शव शासन आदि। ये क्रिया क्या कौन सी होती है, ये होती है राजे रानियों वाली, ठीक है। बच्चे खुद ही पात्र बन जाते हैं यानी कि करेक्टर बन जाते हैं। बच्चा एक कहता है कि मैं राजा और दूसरा बच्चा रानी कहता है, वैसे ही रंग को बना देते हैं, एक को किसी को क्या बना देते हैं। सो ऐसे बच्चे को क्या है टैगोर जी कहते थे क्रियाएं जो हैं आयोजित करवानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास मोंटेसरी विधि। ये थी मैडम मारिया मोंटेसरी, उनके बारे में है प्रश्न है हमारा। मोंटेसरी विधि के गुणों और सीमाओं का वर्णन कीजिए। मारिया मोंटेसरी द्वारा वर्णित शिक्षिका की भूमिका बताइए। एक थ्योरी जो है मारिया मोंटेसरी ने भी दी थी। इन्होंने प्री प्राइमरी स्कूल में क्या की अपनी अहम योगदान जो है निभाए हैं। सब पहले तो हम उनके दर्शन करवाएंगे कि कौन थे मारिया मोंटेसरी। सो मारिया मोंटेसरी के बारे में हमने जानना है तो पेपर में प्रश्न ये श्योर आना है। इनके बारे में जो वीडियोस में आज मैं आपको फिलोसफर की थ्योरीज बताकर जाऊंगा वो एग्ज़ाम में श्योर आनी है। एक इनमें से कोई ना कोई थ्योरी आपके एग्ज़ाम में पढ़ी होगी। सो कुब्बा लर्नोलॉजी का चैनल का जो मेन मोटिवेट है वो यही है कि आपको बिना बुक्स के यहीं से आपकी अच्छे से प्रेपरेशन करवानी है। सो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये है मैडम मारिया मोंटेसरी और ये बच्चे को क्या है प्यार कर रही हैं, मतलब कि बच्चे को हाव भाव से समझ रही हैं। इन्होंने प्री प्राइमरी शिक्षा में क्या है अपना अहम योगदान दिया था। सो मैडम मारिया मोंटेसरी के अनुसार है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए बच्चे के व्यक्तित्व को यानी कि बच्चे की पर्सनैलिटी को पूरी तरह से व्यक्त करने में सहायक हो। सो हम ऐसी शिक्षा दें बच्चे को कि बच्चे की जो है पर्सनैलिटी वो पूरी तरह से उभर कर हमारे सामने आए। नेक्स्ट कहते हैं कि बच्चे को समुचित वातावरण प्रदान करना चाहिए ताकि बच्चा अपनी संपूर्ण क्षमताओं अभिव्यक्त व विकसित कर सके। मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे हैं उनको हमने ऐसा इन्वायरमेंट देना है, ऐसा जो इन्वायरमेंट देना है कि बच्चे जो उनकी क्षमताएं हैं वो उसको पूरा कर सके, मतलब जो उनकी नीड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कहते कि उन्होंने कहा यदि बच्चों को वैज्ञानिक ढंग से अध्यापन यानी कि पढ़ाना, ठीक है, कराना है तो स्कूल में बच्चों को स्वच्छ और प्रकृति अभिव्यक्त के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब बच्चे को साफ सफाई और कुदरत के बारे में यानी कि टोटली क्या कहते थे कि इन्वायरमेंट से जोड़ना बच्चे को। और एक बात मैं और बता दूं, मैडम मारिया मोंटेसरी क्या चाहते थे, यह चाहते थे कि बच्चे को सबसे ज़्यादा आप एक्टिविटीज़ पर जोर दो, ठीक है। बच्चे को जो बुक्स का लोड है वो कभी नहीं मत डालो और एक्टिविटीज़ जो हैं ज़्यादा करवानी चाहिए। इनकी आलोचना भी हुई थी, जैसे कहते हैं ना कि एक बंदा या औरत अच्छा काम कर दे तो उनकी आलोचना तो होनी है, यानी कि डीमेरिट्स क्या हैं वो तो होने ही होने हैं, ठीक है। वो भी हम जानेंगे क्यों थी, ठीक है। डीमेरिट्स करने वाले भी अपनी जगह क्या होते हैं कई बार सही होते हैं। लास्ट में हम इनकी जो आलोचना है उसके बारे में भी पढ़ेंगे।
नेक्स्ट कहते हैं कि मारिया मोंटेसरी जो थे वो चाहते थे कि शारीरिक रूप से दंड और भौतिक इनाम, मतलब कि रिवार्ड बच्चे को ना दिए जाए। ठीक है, सबसे पहले जानिए कि दंड क्यों नहीं देना चाहिए। इससे क्या है, बच्चे जो हैं हीनता का शिकार हो जाएंगे, जिसके कारण बच्चे जो हैं आगे के पढ़ाई के लिए अपने इमोशंस को क्या है कंसंट्रेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है भौतिक इनाम। मान लीजिए क्लास में बच्चे हैं 10, ठीक है, तीनों को हमने क्या किए, भौतिक इनाम दे दिए। ठीक है, और जो 7 बच्चे हैं इन पर क्या है, इनका असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है जेलस की भावना या हीनता की भावना या नफरत की भावना जागृत हो इनके लिए, जो 3% थे। सो इसलिए मैडम मारिया मोंटेसरी कहते थे कि ना तो दंड दो और ना ही जो है भौतिक इनाम दो। ठीक है, इसके क्या थी, वो खिलाफ थी। आगे है, कहते कि उनके अनुसार भौतिक इनाम असंभाविक प्रोत्साहन है, मतलब कि असंभाविक, कोई संभावना नहीं है कि बच्चा कैसी जो बात है उसको फील करे और किस टाइप की हीनता का शिकार हो। नेक्स्ट है, कहते कि दंड से बच्चा जबरदस्ती कुछ प्रयास करने के लिए क्या करता है, मजबूर हो जाता है। मतलब कि अगर हमने दंड दे दिया बच्चे को, बच्चे ने नेक्स्ट डे फिर नहीं काम किया, तो वो किस बात के लिए मजबूर होगा, वो होगा चीटिंग के लिए। ठीक है, तो क्या करेगा, वो चीट करने लगेगा। ठीक है, इसीलिए बच्चा क्या है, अपने प्रयास अपने यत्न करके क्या नकल मारने की कोशिश करेगा, जा कोई और अतगंडा जो है अपनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कहते कि जबकि वह अभी उस कार्य को करने के लिए परिपक्व नहीं है। मतलब कि बच्चे को हमने सजा दे दी। हम जानते हैं अगर बच्चा है 3 साल का, उनको काम दे दिया 5 साल के बच्चे का, सो ये बच्चा जो है कभी भी कार्य नहीं कर सकता। सो बच्चा क्या है, उसके लिए अभी तक क्या नहीं हुआ, परिपक्व, यानी कि मच्योर नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए क्या है, बच्चा मजबूर हो जाता है ऐसे कार्य करने पर। सो वो उसकी मजबूरी है जो उसको हीनता की ओर ले जाती है। नेक्स्ट कहते कि इस प्रकार कार्य करने से बच्चे का विकास भी अवरुद्ध, मतलब कि एंटी विकास होता है बच्चे का। ठीक है, कौन सा विकास, एंटी। एंटी मतलब उल्टा विकास, मतलब कि बच्चा गलत संगत में पड़ सकता है, उनको गलत हैबिट या गलत आदतें पड़ सकती है। जैसे कि एक बच्चे ने दंड से बचने के लिए क्या की, चीटिंग करनी शुरू कर दी, और चीटिंग करने की वजह से क्या हुआ, चीटिंग करने की वजह से उसने कोई गलत हथकंडा अपना लिया, जिसके कारण क्या है, उसका जो विकास है उसके एंटी होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, पूछ सकते हैं कि छोटे बच्चे के विद्यालय में मोंटेसरी ने इस विद्यालय को क्या नाम दिया था। सो यह नाम था बाल्य सदन, बाल सदन। ठीक है, सो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम कहेंगे चिल्ड्रंस हाउस। सो पेपर में यह भी प्रश्न आ सकता है कि बाल्य सदन देने वाली फिलोसफर का नाम बताइए। सो हम जो है तब कौन सा नाम लेंगे, तो लेंगे मोंटेसरी, यानी कि मैडम मारिया मोंटेसरी। कहते कि मूल मोंटेसरी सदन में बौद्धिक कार्य करने के लिए कुछ कमरे, व्यक्तिगत खेल, सोने के लिए कुछ कमरे, खेलों व संगीत के लिए क्लब रूम, भोजन कक्ष और एक उद्यान था। ठीक है, जो मैडम ने यह बाल्य सदन अपने लिए क्रिएट किया था बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो उसमें यह जो रूम थे, सबसे पहले आप बौद्धिक कार्य करिए, यानी कि कोग्नेटिव, ये कौन से रिलेटेड हो गया, हमारे दिमाग से। सो यहाँ पर कौन सी चीज़ें रखी होंगी, तो यहाँ पर होंगी लॉजिक चीज़ें, हमारे जो तार्किक रूप को, हमारे जो तार्किक माइंड को ऊपर उठाने वाली। नेक्स्ट हमारी व्यक्तिगत खेल, मतलब कि बच्चे निजी तौर पर खेल सकें, इंडिविजुअल खेल सकें। सोने के लिए भी कुछ रूम बच्चे के रेस्ट के लिए। आगे हमारे पास खेल व संगीत के लिए क्लब रूम, मतलब कि फिजिकल और म्यूजिक के लिए एक एक रूम। भोजन कक्ष और उद्यान के लिए, मतलब कि मिड डे मील जैसे हमारे यहाँ बनता है, सो भोजन के लिए भी बच्चों के क्या रखा था, एक रूम रखा था। नेक्स्ट कहते कि सदन में बच्चों के लिए आयोजित होने वाली क्रियाएं का लक्ष्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण मतलब कि बच्चे का सभी ओर का विकास। हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं ना, ये कौन कौन सा होता है, ये होता है हमारा मेंटली विकास, यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट, हमारा मानसिक विकास, हमारा सोशल विकास,
कौन सा था हमारा, सामाजिक विकास, जिसे हम सोशल डेवलपमेंट बोल देते हैं। सो सभी तरह का जो है आपका शारीरिक विकास जैसे हो गया, फिजिकली डेवलपमेंट, सो यह ऊपर उठाने के लिए मैडम मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा कि इनसे रिलेटेड आपको क्या करवानी होगी, आयोजित क्रियाएं जो हैं करनी होगी। नेक्स्ट कहते कि मोंटेसरी ने फ्रोबेल और सुंगुइन, ये भी एक फिलोसफर थे, सुंगुइन भी और फ्रोबेल भी, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं पार्ट ए वीडियो में। कहते कि शैक्षिक सामग्रियों के आधार बनाकर शैक्षिक सामग्रियों को विकसित किया। सो इन्हीं पर इनकी क्या हुई थी, आलोचना हुई थी। ठीक है, इनकी आलोचना जो है इसी कारण हो चुकी है। सो हम आगे इनकी आलोचना भी पढ़ेंगे, इनके बारे में अभी पहले जो थ्योरी पढ़ी है उसको रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहते कि मोंटेसरी की शिक्षा प्रणाली अत्यधिक रूप से इन्हीं सामग्रियों और उपकरणों पर आधारित है। सामग्री के बारे में जानते हैं। कहते कि यह मुख्य सामग्रियां कौन सी थी, 3 प्रकार थी। सबसे पहले थी ज्ञान इंद्रियां, जो हमारे सेंसरी मोटर स्किल है के प्रशिक्षण के लिए। मतलब कि मैडम मारिया मोंटेसरी कहती थी कि जो आपकी 5 सेंसर मोटर स्किल होती हैं, जैसे आँख, कान, नाक, सो यह पहले डेवलपमेंट में आनी चाहिए, उसके बाद जो है आपका आगे का विकास शुरू होना चाहिए। सो इससे रिलेटेड मैडम मारिया मोंटेसरी क्या कहती थी कि इनको बच्चों को क्या है, क्रियाओं की क्षमता यानी कि क्रियाओं की आवश्यकता होती, जरूरत होती है उनको। नेक्स्ट क्या कहते कि प्रयोगात्मक कौशल सिखाने के लिए, मतलब कि बच्चे को प्रैक्टिकली वर्क सिखाने के लिए सामग्री जो है आपकी आंगनवाड़ी सेंटर में या आपके केंद्र में मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट कहते कि ऐसी सामग्री जो बच्चों को उनके स्कूली जीवन की ज़रूरतों के अनुरूप डालने में मदद करे। मतलब कि यह कहते कि बच्चों के लिए ऐसी सामग्री हो जो बच्चों को स्कूली जीवन यानी कि आपकी स्कूल लाइफ है, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसके अनुरूप में आपको ढालने में मदद करें, ऐसी जो है आपकी सामग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैडम मारिया मोंटेसरी थे जो उन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत कौन कौन से दिए थे। सो सबसे पहले था रिस्पेक्ट फॉर द चाइल्ड, मतलब एक शिक्षक के रूप में आपके दिल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि आपने कभी भी बच्चे को ओए कहकर नहीं बुलाना। ठीक है, हमेशा बच्चे को रिस्पेक्ट देनी है। वो है ना एक जो हमारा तकिया कलाम भी है, हम क्या भी देते हैं, गिव रिस्पेक्ट टेक रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट लो, यानी कि इज्जत दो इज्जत लो। सो यही है कि अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो हमारी रिस्पेक्ट करेगा, यानी कि अगर हम बच्चे की रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चा जो है हमारी कल को रिस्पेक्ट करने लगेगा। सो यह सबसे पहला उनका प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत था। नेक्स्ट है सेंसिटिव पीरियड स्टेजेस प्लान्स फॉर लर्निंग, यानी कि वो कहते हैं कि जो बच्चे के सेंसिटिव पीरियड हैं, मतलब कि संवेदनीय अवस्थाएं हैं, उनकी जो कहते कि प्लान तैयार करने हैं उनकी स्टेजेस के आधार पर, मतलब कि बच्चे ने किस एज में क्या सीखना है। सो उनके लिए आपने ऐसे लर्निंग प्लान तैयार करने हैं कि बच्चा जो है अच्छे से सीख पाए, यानी कि फॉर लर्निंग, बच्चा अच्छे से इसको सीख पाए। यह नहीं होना चाहिए कि 3 साल के बच्चे को हम 5 साल के बच्चे का कार्य करवाएं। सो यह क्या है, स्टेजेस वाइज चलने चाहिए। ठीक है, कि किस एज में बच्चे ने कौन सा जो है कार्य करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, आपने क्या एक क्रिएट करके देना, एक अच्छे शिक्षक के रूप में आपने करके देना ए प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट, आपने एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसके कारण बच्चा जो है रुचि दिखाए। अगर बच्चा रुचि इंटरेस्ट दिखाएगा तो आपकी जो दी जाने वाली एजुकेशन है वो हम कहेंगे कि ये सफलतापूर्वक है। अगर नहीं है तो बच्चे ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया तो क्या हो जाएगा, बच्चा हीनता का शिकार हो जाएगा और आपको हम यही समझेंगे कि आप पढ़ाने के योग्य नहीं है। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट प्रिंसिपल मैम ने कौन सी दी थी वो पढ़ते हैं। कहते कि इंडिपेंडेंस एंड डिस्कवरी, कहते कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दो। ठीक है, वो कहते थे कि बच्चा क्या है, एक वैज्ञानिक है, बच्चे को ना स्वतंत्र छोड़ दो, उसको डिस्कवरी करने दो।
मतलब कि खोज करने दो, बच्चा खुद सीखेगा। जैसे हम देखते हैं ना, छोटे बच्चे हमसे पूछते हैं मम्मा वो क्या है, पापा वो क्या है, उसका क्या करते हैं, वह कैसे खाई जाती है, वह क्यों नहीं खाई जाती, वह क्यों खाई जाती है। सो यह क्या है, बच्चे क्या होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, छोटे वैज्ञानिक होते हैं। सो क्या करते हैं, वो डिस्कवरी करते हैं, वो खोज करते हैं इसके बारे में। इसीलिए एक ऐसा इन्वायरमेंट देना होगा कि यहाँ पर हम बच्चों को इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र रख सकें, ठीक है, आज़ाद रख सकें, और क्या है, उनको डिस्कवरी की ओर प्रोत्साहन करें। नेक्स्ट है हमारे पास मेरिट्स, यानी कि इसके लाभ क्या थे, जो मैडम ने थ्योरी दी सी, ठीक है, उनका लाभ क्या था, उसके बारे में हम जानेंगे। सो यह थे डीईसी लर्नर, हमारे जो मारिया मोंटेसरी द्वारा दिए गए थ्योरी के मेरिट्स हैं, लाभ हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहले है, प्रमुख विकासात्मक चरणों पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है, जो उनकी थ्योरी है। नेक्स्ट कहते हैं कि सहकारी खेल को प्रोत्साहित, मतलब कोऑपरेट करते हैं बच्चे एक दूसरे को, सहकारी मतलब कोऑपरेट करना, ठीक है, बच्चे कोऑपरेट करके एक दूसरे से एक दूसरे को क्या करते हैं, सिखाते हैं, मतलब कि एक दूसरे के अंदर की बात को जान लेते हैं और कोऑपरेट करने लग जाते हैं। जैसे हम कह दें कि 12 बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, ठीक है, इनमें से दो बच्चे जो हैं बीमार हो गए, 10 बच्चे क्या करेंगे, दो बच्चों का जो एक्स्ट्रा कार्य था वो भी संभालेंगे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो रिलेशन आया, तो वो आया सहकारी खेल का, मतलब कि बच्चे क्या हैं, कोऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट है सीखना बाल केंद्रित है। सभी जो फिलोसफर थे मोस्टली वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ही प्रोत्साहन करते थे, कहते थे कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है हमेशा होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड ना हो, मतलब हमने सेंटर में किसको रखना है, बच्चे को ही रखना है। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि बच्चे स्वाभाविक रूप से आत्म अनुशासन सीखते हैं, मतलब कि अंदर से उनके अंदर क्या है, डिसिप्लिन की भावना जागृत होती है। आगे कहते हैं कि कक्षा पर्यावरण आदेश सिखाता है। सो क्या है, बच्चे को जो हम पर्यावरण देते हैं उन उसके बारे में क्या है, बच्चा जानने लग जाता है। आगे है, कहते हैं कि शिक्षक सीखने के अनुभव को सुगम बनाते हैं, मतलब कि मान लीजिए हमसे बच्चे ने कोई नॉलेज गेन नहीं की, सो हमारे अंदर एक भावना ऐसी जागृत होगी कि हम ऐसे यत्न करेंगे कि बच्चा जो है वह बात को अच्छे से जान ले जिस पर हम पहले असफल हो चुके हैं, ठीक है। सो इसलिए जो है शिक्षक होते हैं उनमें क्या होगी, अनुभव को सुगम बनाते हैं उसकी, ठीक है, मतलब कि जो उन्होंने पहले एक्सपीरियंस दे दिया उसको क्या करेंगे और ऊंचा उठाएंगे बच्चे को सिखाने के लिए। नेक्स्ट है, कहते हैं कि सीखने का तरीका रचनात्मकता को प्रेरित करता है। सो उनका जो थ्योरी है वो क्या करता है, क्रिएटिविटी की ओर लेकर जाता है बच्चे को। क्यों? क्योंकि मैडम चाहते थे कि बच्चा जो है मोस्टली क्या करे, क्रियाएं जो है कर कर सीखे, ठीक है, हर एक एक्टिविटी को बच्चा खुद करे। नेक्स्ट है हमारे पास सीमाएं, यानी कि डीमेरिट्स, ठीक है, लिमिटेशन भी जिसे कहते हैं। सो यह मेन मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि जो सामग्रियाँ उपकरण हैं, यहाँ पर इसका क्या है, उपकरणों का बहुत ज़्यादा सहारा लिया गया है। इसके कारण एक सीमा के बाद अध्यापक व बच्चे दोनों गतिविधियाँ क्या हो जाती हैं, दोनों की सीमित हो जाती हैं, यानी कि बच्चा बोरियत महसूस करने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि सभी सामग्रियाँ जो आज खेल ली कल खेलेगा, परसों खेलेगा, कोई दिन ऐसा आएगा जो आपके केंद्र में पड़ी हुई सभी सामग्रियां हैं वो बच्चे को बोर करने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि बच्चा उनसे पहले क्रियाएं कर चुका है। इसीलिए नेक्स्ट कहते हैं कि इन सब सामग्रियों के माध्यम से केवल कुछ करना संभव है। आगे कहते हैं कि बच्चों को अभिव्यक्त केवल वहीं तक सीमित होकर रह जाता, मतलब वहीं तक ही सीमित हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उपकरण जो हैं बहुत महंगे होते हैं। सो यह थी हमारी जो सीमाएं हैं, ठीक है। जो बच्चा क्या है थोड़े समय में कार्य कर कर बाद में क्या हो जाता है, बोरियत महसूस करने लग जाता है, जिसके कारण लास्ट में क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक शिक्षिका का कम संख्या में बच्चों के साथ कार्य कर पाना, मतलब क्या है कि कम संख्या में बच्चों के साथ कार्य कर पाना हमारे शाला पूर्व केंद्र में संभव जो है नहीं है। मतलब बच्चों की जो गिनती है, काउंटिंग अगर कम है तो
हमारे पास सामग्री ज़्यादा है सो उससे ज़्यादा बच्चे ही क्रियाएं कर सकेंगे। अगर बच्चे कम हो गए सो वो क्रियाएं क्या है हमारे लिए व्यर्थ जाएंगी, वो क्या है संभव नहीं होगी। हम आगे जानते हैं। आगे है हमारे पास प्रश्न, अब आगे गांधी जी। ठीक है, गांधी जी के शैक्षिक दर्शन के प्रमुख पहलुओं का वर्णन कीजिए। सो गांधी जी ने एक शिक्षक के तौर पर हमें क्या क्या नॉलेज दी थी, हम उनकी थ्योरी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आप गांधी जी के दर्शन कीजिए। यह थे हमारे गांधी जी, जिन्हें महात्मा गांधी कहा जाता था। आप सभी ने देखी होंगे क्योंकि इनकी जो पिक्चर है हमारे नोटों पर ही लगी हुई होती है। उनका विचार पढ़ लेते हैं। एक कहते कि खुद वो बदलाव बनाइए, सॉरी खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। मतलब कि आपको एक ऐसा बदलाव बनना होगा जो आप औरों में देखना चाहते हो। मतलब कि अगर आपने शिक्षक बनना है, ठीक है, सो आपको पहले खुद में बदलाव लाना होगा। वो कैसा होगा, वो आपका होगा इमोशन कंट्रोल। ठीक है, एक शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले इमोशन कंट्रोल। नहीं तो क्या है, एक टीचर क्या है, अगर उसको बच्चे तंग करेंगे, क्लास में शोर मचाएंगे, वो तो फट कर क्या है बच्चों को क्या है पीट देगा ना। इसीलिए सबसे पहले हम खुद में बदलाव लाएं अगर हम दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं। अगर हम बच्चों में बदलाव, हम चाहते हैं कि बच्चा हमारी यह बात भी सीख जाए, वो बात भी सीख जाए, इसीलिए हमें जो है खुद में बदलाव लाना होगा। सबसे पहले हम उनके शैक्षिक विचारों को पढ़ते हैं। वो कहते कि ये निम्नलिखित अनुसार है हमारे। सबसे पहले वो क्या कहते कि संपूर्ण देश में 7 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य तथा सार्वभौमिक जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब कि बच्चे को फ्री में एजुकेशन दे, अनिवार्य है मतलब जरूरी है। सार्वभौमिक मतलब क्या कहते थे कि बच्चे के सर्वपक्षी, ठीक है, ऑल डेवलपमेंट के लिए शिक्षा को देना जरूरी है। नेक्स्ट, गांधी जी ने स्वीकार किया था कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक योग्यताओं को विकसित करना है। गांधी जी ने यह स्वीकार किया था, यह एक्सेप्ट किया था कि जो शिक्षा का मेन उद्देश्य है, क्या है मेन उद्देश्य, गोल है मेन, तो वो कौन सा होता है, वो सभी टाइप्स का डेवलपमेंट करना होता है। चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो उसका मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का हो। हम आगे इनके बारे में जानते हैं। आगे है हमारे पास, कहते हैं कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य सव्य का क्या है, बोध करना। मतलब बच्चे ने खुद का बोध करना सीख लिया है, मतलब इंडिविजुअल, ठीक है, अपने बारे में बच्चे ने सीख लिया है। कहते कि शिक्षा का मुख्य लक्ष्य जीविका प्रयोजन, मतलब क्या है, बच्चा जब जीविका को कमाने योग्य है, मतलब उसने खुद की जीविका कमा ली, यानी कि समय को जान लिया, और अब क्या है बच्चे को ऑक्यूपेशन की ओर लेकर जाना है। अब ऑक्यूपेशन की बात करेंगे कि बच्चे ने कौन कौन से कैसे कैसे कित्ते अपनाने हैं। नेक्स्ट कहते कि बच्चे को जो भी शिक्षा दी जाए वह हस्तशिल्प, यानी कि हाथों से करना कार्य कोई भी से संबंधित हो। मतलब कि बच्चा है मेहनत कर कर क्या है अपना कार्य कर ले। वो कार्य कौन से थे उनके बारे में भी हम जानेंगे। कहते कि शिल्प केंद्रित शिक्षा स्थानीय रूप से उपलब्ध उत्पादों जैसे मिट्टी के बर्तन, सबसे पहले मिट्टी के बर्तन की जो है शिल्पकारी बच्चे को आ जाए। वानिकी, कृषि, मतलब कि हमारे खेती से रिलेटेड जूट का कार्य, जैसे पटसन, बोरियां वगैरह बनती है, चटाइयाँ वगैरह बनती हैं, कहते कि इसी के आधारित होना चाहिए। मतलब कि बच्चे को आप ऐसा बना दो कि अगर बच्चे को नौकरी नहीं मिलती, बड़ा काम नहीं कर सकता, बच्चा गरीब घर का है, तो वो हाथों से क्या है ऐसी कला लेकर आए कि बच्चा हाथों से काम कर कर क्या है कामयाब हो जाए। कहते कि जिससे बच्चा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समय कर सके। मतलब जो बच्चे को नीड्स हैं, लोड़ें हैं उनकी, जो उनको ज़रूरतें हैं, उनको क्या है पूरा कर सके। नेक्स्ट कहते कहते कि शिक्षा द्वारा उपयोगी, उत्तरदायी तथा गत्यात्मक नागरिकों का निर्माण होना चाहिए। मतलब कि शिक्षा के द्वारा ही उसका जो है सभी टाइप्स का निर्माण, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए।
आगे कहते हैं कि जो शिक्षा का माध्यम है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए मातृभाषा में। ठीक है, मातृभाषा मतलब जो उसने मदर टंग सीखा है उसके द्वारा ही बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे और गांधी जी ने कौन कौन से विचार दिए थे। सबसे पहले वो चाहते थे कि बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम में गांधी जी ने निम्नलिखित, हम जानते हैं कि सबसे पहले बेसिक शिक्षा मतलब कि बच्चे का बेस बन जाना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि बुनियादी शिल्प, कौन कौन सा काम बच्चे को सिखा देना चाहिए, कताई का, बुनाई का, कृषि का, बागवानी का, कष्टकला का, मिट्टी का या चर्म कार्य, ठीक है, चमड़े का कार्य। इसके बारे में नेक्स्ट कहते हैं कि बच्चे को कौन कौन सी भाषाएं आ जानी चाहिए। सो राष्ट्रभाषा जो हमारी हिंदी है, मातृभाषा जो हम पंजाब में है तो पंजाबी है। नेक्स्ट कहते हैं कि हिंदुस्तानी भाषा जैसे है हमारे पास हिंदी एवं उर्दू। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे को अगर गणित सिखाना है तो बच्चे को क्या क्या करना आ जाए, अंक गणितिक आ जाए, रेखा गणितिक मतलब कि ज्योमेट्री की नॉलेज आ जाए, अलजबरा की नॉलेज आ जाए। नेक्स्ट कहते हैं ताकि बच्चा अच्छे से नाप तोल कर सके। ठीक है, अगर सामान्य विज्ञान के बारे में बताते हैं तो वो कौन सा है, जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, शारीरिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, स्वास्थ्य विज्ञान है, प्रकृति अध्ययन है, नक्षत्र ज्ञान है और ग्रह विज्ञान केवल बालिकाओं हेतु। ठीक है, बालिकाओं के लिए यह जो विज्ञान है जो बच्चे को अच्छे से प्रिपेयर करवाना हमारा शिक्षक का फर्ज बनता है। नेक्स्ट बच्चे में अगर हम कला देखना चाहे तो बच्चे में यह कला भी आ जाए, कौन कौन सी है, संगीत की और चित्रकला यानी कि म्यूजिक की और ड्राइंग की। आगे हम जानते हैं, आगे वो कहते हैं कि सामाजिक अध्ययन। ठीक है, हम कौन सी सोशल स्टडी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे को हमने सोशल स्टडी में क्या क्या समझाना है, इतिहास के बारे में, हिस्ट्री, ताकि बच्चा पुराने अपने पूर्वजों, जैसे हमें आज़ादी किसने दिलाई थी, शहीद भगत सिंह जी ने, सो बच्चे को जान सके कि शहीद भगत सिंह जी के कारण देश को आज़ादी मिली। सो बच्चा वो उसकी टच में रहे। ठीक है, ताकि बच्चा अच्छे से नॉलेज गेन कर कर हमारे जो देश भगत थे उनको ना भूले। नेक्स्ट है भूगोल, हमारे भू के बारे में, हमारी भूमि है जो हमारी धरती है, अर्थ है, उसके बारे में समझाना। नागरिक शास्त्र हमारा जो है सिविक्स व पॉलिटिकल साइंस के बारे में बच्चे को समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा, बच्चे को आप शारीरिक शिक्षा दोगे, फिजिकल एजुकेशन, तो आप बच्चे को खेल कूद के बारे में और व्यायाम जो है एक्सरसाइज वगैरह उसके बारे में समझाएंगे। लास्ट में है नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा प्रार्थना, मतलब कि बच्चे को मॉरल वैल्यूज, सेकुलर मतलब धार्मिक शिक्षा आपने देनी है। नेक्स्ट के लास्ट में क्या कहते हैं कि उपदेश एवं समाज सेवा के कार्य, कि बच्चा समाज की सेवा में जुट जाए, ऐसे आपने बच्चे को तैयार करवाना है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी DEC 03 एग्ज़ाम की फर्स्ट वीडियो। हम आपको सेकंड कल संडे को पढ़ाएंगे। आज इसीलिए 1 घंटे की क्लास ली है ताकि आप टायर्ड होंगे, इसीलिए आपकी पेपर की प्रिपरेशन अच्छे से हो, आप रिलैक्स फील कर पाओ, इसीलिए आज हमने 1 आवर पढ़ाया। नेक्स्ट कल आपको हम 2 आवर पढ़ाएंगे। सो स्टूडेंट्स, कुब्बल लर्नोलॉजी चैनल पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद।